औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू and welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narwal. Our discussion topic is chromatography. We will discuss chromatography. First of all, what is the definition of chromatography? बच्चों, आज वाले टॉपिक में छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती हैं पेपर में। तो आहिस्ता आहिस्ता हम सारी डेफिनेशंस कवर करते चलते हैं। तो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी है क्या? तो बच्चों, लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था, उसी की ही एप्लीकेशन है क्रोमेटोग्राफी। तो जो वर्ड क्रोमेटोग्राफी है बच्चों, ये एक ग्रीक वर्ड है। ऐसे कह ले कि ये एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है और वो वर्ड कौन सा है? क्रोमेटोस। ये वर्ड लिखा हुआ है क्रोमेटोस और इसका मतलब है कलर राइटिंग। सबसे पहले बात आपने ये याद रखनी है कि जो क्रोमेटोग्राफी है, ये जो हमने एक टर्म बोल लिया क्रोमेटोग्राफी, इसको हमने कहाँ से ओरिजिनेट किया है, कहाँ से निकाला है, कहाँ से लिया? इसको ग्रीक वर्ड है। और इस कौन सा ग्रीक वर्ड है? क्रोमेटोस। और इसका मतलब क्या है? कलर राइटिंग। इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, तो इसको ज़रा गौर से सुने कि ये क्या है। बच्चों, जो क्रोमेटोग्राफी है ना, ये एक ऐसा मेथड है, ये ऐसी तकनीक है जिसमें आप किसी भी मिक्सचर के सैंपल को सेपरेट करते हो। यानी कि आपने इसमें सेपरेशन करवानी है किसी भी सैंपल ऑफ मिक्सचर की, जिसमें आप सॉल्यूट को दो फेजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हो। द वन फेज इज स्टेशनरी फेज एंड द सेकंड इज मोबाइल फेज। यानी क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सैंपल की सेपरेशन करवाएंगे। किसी भी मिक्सचर में से सैंपल को अलहदा करना है और उसमें सॉल्यूट को दो फेजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या ऐसे कह लें जिसमें सॉल्यूट को दो फेजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहली फ़ेज़ है स्टेशनरी फेज़ और दूसरी फेज़ है मोबाइल फेज़। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है, मेथड यूज प्राइमरीली फॉर द सेपरेशन ऑफ सैंपल मिक्सचर, इट इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेशनरी फेज क्या है और मोबाइल फेज क्या है। तो बच्चों, स्टेशनरी का मतलब आपको पता है कि साकन का मतलब लेते हैं, इससे आप जो चीज़ साकन रहती है। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी तकनीक है, इसमें हम जो स्टेशनरी फेज़ यूज़ करेंगे वो सॉलिड भी हो सकती है या फिर लिक्विड भी हो सकती है। यानी स्टेशनरी फेज में भी सॉलिड और लिक्विड, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो वो भी आपने यहाँ से याद रखना है। और जो मोबाइल फेज़ है वो क्या होगा? मोबाइल का मतलब क्या आता है बच्चों? जो हरकत कर सकता हो, मूवेबल फेज इज़ नोन एज मोबाइल फेज, दैट इज़ फ्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ अ स्टेशनरी फेज। यानी कि जो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर इजीली मूव कर सके उसको मोबाइल फेज़, और जिसके ऊपर मोबाइल फेज़ मूव करता है दैट इज़ नोन एज स्टेशनरी फेज़। और स्टेशनरी फेज़ में यहाँ आपने एग्जांपल कौन सी मेंशन करनी है? सिलिका जेल कह लें या फिर वाटर विच आर एब्जॉर्ब्ड ऑन पेपर। एंड द मोबाइल फेज़ एग्जांपल आर एथेनॉल, एसीटोन एंड हेक्सोन। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों, जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो क्रोमेटोग्राफी है, ये जिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती है वो आगे आ रहा है, रिलेटिव एफिनिटीज़। इस वर्ड को आपने ज़रा अच्छे से समझना है। अगर इसकी समझ आ गई तो समझ लें कि जो आगे आपने पढ़ना है या जो क्रोमेटोग्राफी का असल मेथड है, जो इसका प्रिंसिपल है, वो आपको समझ आ जाएगा। रिलेटिव एफिनिटीज़ यानी कि जिस चीज़ की आपने सेपरेशन करवानी है उसकी मुताबिकत कितनी है स्टेशनरी फेज़ या मोबाइल फेज़ के साथ। यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिसको आपने सेपरेट आउट करवाना है, तो आप देखेंगे अगर उसकी एफिनिटी
मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा होगी तो वो जल्दी सेपरेट आउट हो जाएगा, यानी कि उसकी सेपरेशन जल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल फेज़ है वो मूवेबल फेज़ है। जो चीज़ उसके साथ रिलेट करती होगी, उसके साथ एफिनिटी रखती होगी, जो उसके साथ मिलती होगी, जो उसके साथ जल्दी अटैच होती होगी, तो वो इजीली सेपरेट आउट हो जाएगी। और अगर किसी चीज़ की या किसी कंपोनेंट की सेपरेशन आपने कहना है कि लेट हो, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो अफिनिटी है वो स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा होगी। जो वहाँ साकन रहती है, जो उस क्रोमेटोग्राम के अंदर ही रहती है, यानी कि सेपरेशन फिर किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिलेटिव अफिनिटी के ऊपर। जिसकी मोबाइल फेज़ के साथ रिलेटिव अफिनिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी सेपरेट आउट हो जाएगा, जिसकी कम होगी वो लेट होगा तो वो भी सेपरेट आउट, यानी कि वो भी अलहदा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो टाइम है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है ताकि आगे आने वाली जो टर्म्स हैं वो इजीली आप डिफ़ाइन और समझ सकें रिलेटिव एफिनिटी की। अब यहाँ से फिर डेफिनेशन आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, जो आपने पीछे भी पढ़ा था के, लेकिन यहाँ हम क्या के की डेफिनेशन कैसे करेंगे कि वो वाले कंपोनेंट की कंसंट्रेशन जो मोबाइल फेज़ में प्रेजेंट है, अगर हम उसको ऊपर रखें और डिवाइड करें वो वाले कंपोनेंट की कंसंट्रेशन जो स्टेशनरी फेज़ में प्रेजेंट है, उसको आप क्या कहेंगे यहाँ? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो के किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द मूविंग फेज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। अब बच्चों अगर के की वैल्यू स्मॉल होगी, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विद अ स्मॉल वैल्यू ऑफ के मोस्टली रिमेन इन अ स्टेशनरी फेज। बच्चों जिस कंपोनेंट की के की वैल्यू छोटी होगी, कम होगी, उसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा होगी, तो जो मोबाइल फेज़ है वो उसके ऊपर से मूव कर जाएगी, और जो चीज़ सेपरेट आउट होनी है वो सेपरेट तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर इसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी के की वैल्यू ग्रेटर होगी, तो फिर क्या होगा कि वो डिज़ॉल्व हो जाएगा किसमें? मोबाइल फेज़ में। तो बच्चों जो चीज़ मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा रिलेट करेगी, उसके साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, तो वो जल्दी सेपरेट आउट हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल फेज़ ने करना क्या है? उसने स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से मूव करके फ्लो करके जल्दी सेपरेट आउट हो जाना है। यानी कि सेपरेशन तो दोनों प्रोसेस में होनी है, दोनों तरीक़ाकार में होनी है, लेकिन एक में टाइम कम चाहिए और दूसरे में टाइम ज़्यादा चाहिए। तो ये डिपेंड करता है उसकी रिलेटिव अफिनिटी के साथ। तो बच्चों इसको इसी तरह समझ लें जिस तरह आपके पास एक मैग्नेट हो। अगर तो आपके पास एक मैग्नेट ऐसा है, यानी कि आपके पास एक मैग्नेट है और आपके पास एक दूसरी चीज़ है जिसको आपने उसके पास लेके आना है मैग्नेट की, तो अगर लाई जाने वाली चीज़ भी मैग्नेट होगी तो आप देखेंगे कि वो जल्दी उसके साथ मिल जाएगी। और अगर आपके पास मैग्नेट के पास लाई जाने वाली चीज़ किसी और मेटल की होगी जो उसके साथ अफिनिटी नहीं रखती होगी, जब आप उसको उसके पास लेके आएंगे तो वो उतनी जल्दी उसके साथ अटैच नहीं होगी। अगर होना भी होगा उसने उसके साथ अटैच, तो उनके साथ जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत वीक बनेगा। तो ऐसे समझ लें कि अगर किसी कंपोनेंट की जो अफिनिटी है वो मोबाइल या स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है, यानी कि अगर तो मोबाइल के साथ ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या? स्टेशनरी के साथ कम होगी, तो वो जल्दी सेपरेट आउट हो जाएगा। अगर उसकी एफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ कम है तो वो सेपरेट आउट तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखने हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती है या क्लासिफिकेशन। वैसे तो बच्चों क्लासिफिकेशन अगर की जाए क्रोमेटोग्राफी की तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं इसकी, लेकिन यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दी हुई है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। बच्चों हम सबसे पहले एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी देखेंगे, फिर उसके बाद पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें जो स्टेशनरी फेज़ है वो क्या हो? सॉलिड। अब बच्चों ऐसी स्टेशनरी फेज़
अब आपने स्टेशनरी फेज़ के बारे में पढ़ लिया है। एक आपको पता है मोबाइल फेज़ होती है और दूसरी स्टेशनरी फेज़ होती है। अगर तो क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड है तो उस तरह की क्रोमेटोग्राफी को आप क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और अगर हम स्टेशनरी फेज़ को सॉलिड की बजाय लिक्विड ले लें तो उसको आप क्या कहेंगे? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। दोबारा से याद रखना है कि जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो स्टेशनरी फेज़ है वो क्या है? सॉलिड है। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज़ है वो क्या है? लिक्विड है। आप इसको याद कैसे रखना है बच्चों? आप देखें एडजॉर्प्शन में डी आता है तो सॉलिड में भी डी आ रहा है, तो आपने इससे याद रखना है। जब आप एडजॉर्प्शन का वर्ड बोलते हो तो आपको ज़ोर देना पड़ता है, यानी एडजॉर्प्शन और सॉलिड दोनों का जो प्रोनाउंस करने का आप मेथड है वो तकरीबन एक दूसरे से रिलेट करता है, तो इससे आपने याद रखना है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह आपने याद रखना उस तरह रखें, लेकिन जो मेरे पास मेथड है याद रखने के लिए वो यही है कि एडजॉर्प्शन में डी आता है तो सॉलिड में भी डी आता है, लेकिन आप कहेंगे लिक्विड में भी डी आता है, लेकिन बच्चों याद रखने का मेथड है एडजॉर्प्शन में डी तो सॉलिड में भी डी, तो दोनों को आपने जब याद रखना है तो दोनों को डी के लिहाज से याद रखना है कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड हो दैट इज़ नोन एज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और जिसमें लिक्विड हो दैट इज़ नोन एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा और बहुत सारी टाइप्स हैं, जिस तरह TLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी क्रोमेटोग्राफीज़ हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं वो सिर्फ दो ही हैं, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। फिर उसके बाद बच्चों एक और आपके टॉपिक में क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन किया गया है दैट इज़ नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके यूजेस। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले ये एक डिफरेंस दिखाया गया है जो आपको ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो आपने पीछे भी पढ़ा कि जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड हो उसको आप एडजॉर्प्शन कहते हैं, जिसमें लिक्विड हो उसको आप पार्टीशन कहते हैं। उसके बाद सोल्यूट पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब ऑन द सॉलिड स्टेशनरी फेज ड्यूरिंग देयर सेपरेशन, और इसमें क्या होगा? सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपने यहाँ इसकी एग्जांपल दे देनी है, TLC यहाँ है और यहाँ है पेपर क्रोमेटोग्राफी। यानी यहाँ से साबित हुआ जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही एग्जांपल है या उसकी ही टाइप्स है या उसका ही एक मेथड है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो वहाँ आपने याद रखना है कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो किसकी ही एक टाइप है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं क्रोमेटोग्राफी के। तो 3 यूजेस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला यूज़ क्या है कि इसको हम सेपरेशन, आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम ये 3 काम करने के लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। पहला काम उसकी सेपरेशन के लिए, दूसरा काम हम आइसोलेशन, सेपरेशन का मतलब होता है अलहदा करना, आइसोलेशन भी आपको पता है कि इसका मतलब ही अलहदा करना ही होता है, और प्योरीफिकेशन उसको प्योरीफाई करना। एक पॉइंट आपने ये बनाना है। दूसरा पॉइंट, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि बच्चों क्रोमेटोग्राफी का दूसरा काम क्या है या इसका दूसरा यूज़ क्या है या दूसरा करैक्टरिस्टिक्स की क्या है कि इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन पीछे बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हुई है। और उसके बाद तीसरा और लास्ट वाला इसका जो यूज़ है वो क्या है कि इसको यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करने के लिए आप क्रोमेटोग्राफी के मेथड को यूज़ करते हैं। तो जो बच्चों आज आपने पढ़ा है ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आई रियली विश यू विल गेट समथिंग फ्रॉम हेयर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम। बच्चों ये आपको शुरू में भी बताया गया था कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है बच्चों ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेट करती है, यानी कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। तो अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो जब हम कॉलेज में जाएंगे तो लैब में हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट मौजूद होंगे, तो वहाँ हम परफॉर्म भी करके देखेंगे कि ये कैसे होता है।
अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर।